आपका और हम चर्चा कर रहे हैं। आज मार्केट न्यू हाई पे खड़ा हुआ है, इंडिया का भी और यूएस के में भी वही स्थिति है, ग्लोबली है। एक चार्ट हमने देखा था जो दो कंपैरिजन करता था डेटा का, एक 1966-67 का और एक 22-23 का। 1967 और 66 के बीच में S&P 20% गिरा था, तो टेक्निकली मान लेते हैं लोग 20% गया तो स्लो डाउन, मंदी जो भी बोलो आप उसको, बेयर मार्केट मान सकते हैं। वहाँ से उसने 38% की रैली की थी। उस चार्ट को जब हम डॉट प्लॉट करते हैं आज की तारीख में तो एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है कि अक्टूबर 2022 से आज तक S&P 20% गिरा था। उसके बाद वहाँ से उसने रिकवरी 20%, क्या अब तो मेरे ख्याल 23-24% की रिकवरी हो चुकी है और अभी भी वो 38% जाएगा तो S&P 500 जो यूएस का है वो 5000 तक जा सकता है। इस तरीके की रिकवरी ग्लोबल मार्केट में सब जगह चल रही है। लेकिन क्या इसमें एक विलेन हमारे लिए है? इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली बात करूं तो मॉनसून हो सकता है क्या, एल निनो हो सकता है क्या? पंकज जी, आपका क्या राय है, आपकी क्या व्यू है? देखो नीरज जी, डेफिनेटली जिस तरह की वैल्यूएशन इस टाइम हमारी मार्केट्स की हैं, कुछ एक पॉकेट्स में थोड़ी स्ट्रेस जरूर लगती हैं। अब उसका वन शुड बी कॉशियस, बट इतना कॉशियस भी ना हो कि वो साइड लाइन्स में बैठ जाए, मार्केट में पार्टिसिपेट ना करे या लगे कि मैं कहीं एक अच्छी करेक्शन आएगी उसके बाद मार्केट में अपना नया पैसा लगाऊंगा। आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। आई थिंक इतना मार्केट में तो रिस्क थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि लेना पड़ेगा। आई थिंक जो बाकी समीकरण है जो कि हमारे सामने है, विच वी कैन ट्रांसपेरेंटली सी, वो काफी पॉजिटिव है। और एक जो मॉनसून को लेके जो एक समीकरण है, ठीक है, अभी तक शायद बिल्कुल उत्तेजनाजनक नहीं हैगा, बट इसमें एक फैक्टर मैं ऐड करूंगा कि अगर जो मॉनसून का डेफिसिट 5 से 10% रहता है या छोटा डेफिसिट रहता है तो आई थिंक उसके लिए कंट्री प्रिपेयर्ड है। जो हमारे पिछले 10-20 साल में इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह बन गए हैं, वो आई थिंक उसके लिए कंट्री प्रिपेयर्ड है। उससे ज्यादा अगर डेफिशिएंसी रहती है तो डेफिनेटली जो एक रूरल इकोनॉमी है, रूरल ग्रोथ है, रूरल कंजम्पशन है, उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उन पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट आई वुड स्टिल प्ले अ ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव माइंड गेम एज ऑफ नाउ। आई वुड स्टिल बी इन अ कैंप ऑफ कि जो अच्छे सेक्टर्स या अच्छे स्टॉक्स जो पैरामीटर्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड वन शुड बी वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द मॉनसून सिनेरियो। एक जो बहुत आउटसाइड सिनेरियो है जो कि अभी मेरे को नहीं लगता कि थमाव में है, बट एक यूक्रेन वॉर पे भी हमारे को एक नजर रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेरे को लगता है कि अगले 2-4 महीने मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो मार्केट के लिए आ सकता है। अनुराग जी, आपके लिए क्या रेड सिग्नल है? अच्छा, ये जो आपने जियो पॉलिटिकल बात की, इसमें एक और जोड़ देता हूँ। ताइवान और चाइना के बीच जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के यूएस काफ़ी कंसर्न है, लेकिन आपके हिसाब से क्या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? क्योंकि मार्केट हीटेड तो है थोड़ा सा। नीरज, दो बातें कहता हूँ। हाँ। एक तो एक देखिए, अभी चाइना का मूव हुआ ना, बहुत मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि उन्होंने कुछ मार्केट से हटके कॉल लिया। वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है लेकिन चाइना ने बोला मेरी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, मुझे तो स्टिमुलस देना है, तो मैं रेट कट करूंगा। आई थिंक इंडिया के लिए भी अब टाइम आ गया है कि वो वर्ल्ड कंसेंसस को फॉलो ना करके थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करे, क्योंकि एक तो हमारी नीड्स अलग हैं, जरूरतें अलग हैं, और हर चीज में हम डायरेक्टली कांट कॉपी द वेस्टर्न मॉडल। तो मुझे बड़ा पसंद आएगा। और आरबीआई ने पहले भी सिग्नल दिए। देखिए, मार्केट्स तो ऑलरेडी, आई कांट से डीकपल, बट इंडिपेंडेंट जरूर हो गए कि इतना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज हैं दैट एवरीबडी हैज रियलाइज्ड टू देयर पेरिल कि मार्केट से निकल तो जाएंगे लेकिन आप फिर वापस एंट्री मिल नहीं पाएगी और वो महंगे हो जाएंगे मार्केट्स, राइट? सो आई थिंक ऑन द फिजिकल साइड, मॉनेटरी साइड ऑल्सो, इंडिया अगर इंडिपेंडेंटली पॉलिसी ले तो बेहतर होगा। और आई थिंक लोगों को पसंद आया, आई थिंक करना भी चाहिए। तो आई थिंक जस्ट लुक एट व्हाट द डोमेस्टिक इकोनॉमी नीड्स। ऑन दिस नीरज, मुझे ये कंसेंसस बड़ा पसंद आता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को रखिए, बिकॉज इफ यू जंप बिटवीन टू बोट्स ऑन डिफरेंट स्टाइल्स, वहां पर फिर ज्यादा नुकसान होता है। नीरज, मेरा डिस्कम्फर्ट तब तक था जब एंटायर मार्केट वाज सेइंग कि रिसेशन विल कम इन 2022 सेकंड हाफ, देन 2023 फर्स्ट हाफ। अभी बात हो रही थी अभी 23 सेकंड हाफ में आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2024 में आ जाएगा। ऐसा कंसेंसस मेरे को बड़ा अपसेट करता है, बिकॉज देन आई कांट प्ले, बिकॉज इट्स अ कंसेंसस।
अब मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं नीरज, बिकॉज अब मार्केट चल पड़ा है कि नहीं, अब शायद रिसेशन नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी. आई लाइक इट. एंड देन इन दिस केस इनकी गोल्डमैन सैक्स का फोरकास्ट लें तो ये 150 तक चले गए थे और अब ये 87 तक आ गए. एंड जनरल कंसेंसस इज दैट ऑयल नहीं ऊपर जाएगा. फॉर एन इन्वेस्टर लाइक मी, आई लाइक दिस कंसेंसस, राइट, बिकॉज मार्केट फिर उसी समय आपको सरप्राइज कर सकता है, राइट. तो आई थिंक नीरज, दिस डिकेड इज गोइंग टू बी अ वॉर फॉर ऑयल. मैं किताब पढ़ रहा हूं और इट्स कॉल्ड द न्यू मैप, एंड डेनियल यर्गिन है, बड़े फेमस राइटर हैं. आई थिंक उन्होंने इसी पर, एनर्जी वॉर्स पर 3 किताबें लिखी हैं. तो अभी मैंने आधी पढ़ी है, तो कहीं मैंने गलत कंक्लूजन ना निकाल लिया होता. आई डोंट वांट टू से टू मच, बट मुझे लगता है कि ये डिकेड एनर्जी वॉर्स का रहेगा नीरज, और इतना आसान नहीं है इसको सेटल करना. ना अगल बगल में रखे तो किताब दिखाई ना उसका कवर. हाँ, ये है नीरज. हाँ, ये देखिए, द न्यू मैप. द न्यू मैप. हाँ, सो नीरज अभी आधी है तो मैं कंक्लूजन गलत अच्छा, मैं इसमें काउंटर देता हूं आपको. इसमें काउंटर देता हूं आपको. आपने कहा कि कंसेंसस आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्रूड में सब लोग मान रहे हैं, गोल्डमैन भी मान रहा है, मॉर्गन स्टैनली वो 80 से 87 से ऊपर नहीं आया. मैं आपको इसका काउंटर देता हूं. अगर सऊदी अरेबिया कट कर रहा है, रशिया कट कर रहा है, छोटे छोटे देश उसको फॉलो करते हैं, जो ओपेक प्लस फैसले लेता है, उसके बावजूद अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन ये हो सकता है कि किसी ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन तो किया नहीं कि सऊदी अरब ने काटा कि नहीं काटा. किसी ने वेनेजुएला जाके देखा तो नहीं कि उसने कितनी सप्लाई बढ़ा दी, और किसी ने यह भी जाके नहीं देखा कि यूएस ने कितनी सप्लाई बढ़ाई है. इनविजिबल सप्लाई बहुत भयानक आ रही है, ये मैं आपको कह रहा हूं. तेल का ऐलान हो रहा है कट का, कि प्रोडक्शन कट करेंगे, ये करेंगे, बट एक्चुअली शायद नहीं हो रहा है. अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता कि आप 25 लाख बैरल तेल कट कर दें और प्राइस वहीं पे खड़ा रहे. इम्पॉसिबल है. इसलिए मुझे बहुत सीरियस डाउट है कि प्रोडक्शन कट की बातें सिर्फ हो रही हैं, ऐलान हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा है. इराक की सप्लाई बढ़ा रहा होगा, रशिया ने तो बल्कि कई खबरें भी आई कि उसने प्री कैप लेवल की सप्लाई बढ़ा रखी है. और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्रूड पे जो लोग टारगेट नीचे कर रहे हैं ना बार बार, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ी हुई है. हाँ, आपकी बात से मैं यहाँ पे सहमत हो सकता हूँ कि 3 महीने बाद जब ये रियलाइज होगा कि अब सस्टेन करना मुश्किल है सप्लाई, तब शायद वो झटका आएगा. लेकिन अभी मेरे को लगता है कि सप्लाई पे बहुत बड़ी एक केमिकल लोचा हो रहा है. ये सप्लाई का नंबर कोई जाके वेरीफाई करे कि बॉस आपने बोला था कि कट किया, क्या नहीं किया. आई डाउट, सीरियसली डाउट. मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे को डाउट लगता है इस पे. अनुराग नहीं, और इसको हम एकदम शॉर्ट नीरज, अगर 6 महीने का देखेंगे तो फिर तो देखिए फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है. बट अगर 3 साल का व्यू ले तो फिर एक व्यू बन सकता है. तो आई एम वेरी बुलिश फॉर दिस एंटायर डिकेड फॉर एनर्जी, क्योंकि ऑयल थोड़ा लोग जल्दबाजी कर रहे हैं कि पीक ऑयल हो चुका है. पीक ऑयल इन सेंस ग्लोबल पीक कंजम्पशन ऑफ ऑयल, राइट. तो वो एक आएगा एक पॉइंट पे, बट आई थिंक मे बी नॉट इन दिस डेकेड, बट लेट्स सी. अच्छा, एक चीज आपने कहा कि भारत को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए. तो मॉनेटरी साइड में क्या आप रेट कट की तरफदारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. नीरज मुझसे पूछा आपने? हाँ, आप ही से. हाँ बिल्कुल नीरज, बिल्कुल. बिकॉज देखिए ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स को डिफाई करना जरूरी है. अब देखिए चाइना हमेशा डिफाई कर रहा है, राइट. 300% डेट टू जीडीपी पे बैठा है. और इवन यहाँ पर भी इकोनॉमिस्ट ने जब जरूरत पड़ी तो स्टिमुलस बहुत जरूरत से ज्यादा दिया ही. तो आई थिंक इंडिया शुड एक्सपेरिमेंट ऑन द साइडलाइंस. आई अंडरस्टैंड अभी 2024 से पहले बहुत बड़ा खतरा लेना मुश्किल है, बट आई थिंक इट इज टाइम नाउ दैट द गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत ऑन द मार्जिन्स के. यार देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पूरा वेस्ट का प्लेबुक कॉपी करें, बिकॉज एग्जैक्टली उस तरह से प्ले आउट नहीं होता है. और कई बार हम अपनी इकोनॉमी को हर्ट करते हैं बाय जस्ट कॉपीइंग द वेस्ट. मीर सर, आप एग्री करेंगे कि आरबीआई को रेट कट करना चाहिए इस समय? कट तो मेरे ख्याल से एक प्रीमेच्योर बात होगी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम ग्रो करना शुरू करते हैं, हमारी ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ जाती है. लास्ट अपने देखा $22 बिलियन का अगेन हमारा ट्रेड डेफिसिट आ गया मंथली बेसिस पे. वो सस्टेनेबल नहीं है. तो मेरे ख्याल से एक कैलिब्रेटेड ग्रोथ ही हमें करना चाहिए. ट्रेड डेफिसिट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. कंजम्पशन एक बड़ा कंपोनेंट है, ऑयल एक बड़ा कंपोनेंट है, गोल्ड वगैरह है. लेकिन नेट हम देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो अभी स्लो डाउन हो रहे हैं, इंपोर्ट स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है.
तो ऐसे सिचुएशन में एक रनअवे ग्रोथ वाली सिचुएशन हमें नहीं कर। ओके, थोड़ा सा दिक्कत आ गई शायद नेटवर्क में, लेकिन दोबारा जाएंगे जब जैसे ठीक हो जाएगा। पंकज जी, आप सहमत हैं? मैं इसमें एक काउंटर मेरा ये है कि अगर ग्रोथ आ रही है बढ़े हुए ब्याज दरों पे, तो आरबीआई काम और आसान हो जाता है। मीर जी की आ गया और वीडियो वापस। मीर जी कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आरबीआई का जो रवैया है वो बैलेंस्ड है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आरबीआई का रवैया बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारी जब इकोनॉमी ग्रो करती है डोमेस्टिक, तो हमारी ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाती है, जैसे मैं कह रहा था। और ये ट्रेड डेफिसिट की वजह ये है कि हम अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। ऑयल है, कंज्यूमर गुड्स है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई कंट्रोल कर रही है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन की जो बैलेंस है, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होगी तो अगेन ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगी, करेंसी वगैरह की इश्यू हो जाएगी। तो ये जो बैलेंस रवैया है आरबीआई का, नॉट वेरी हॉकिश और नॉट वेरी डविश ऑल्सो, वो मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। ओके, एक सवाल इस पे और उसके बाद में फिर मेहर जी से एक सेक्टर भी पूछूंगा मैं, कि बहुत सारे सेक्टर्स तो डिस्कशन हो चुके, कहाँ पे उनकी स्टडी चल रही। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, जापान का मार्केट 30 साल के हाई पर, चाइना में रेट कट, अमेरिका में पॉज, इंडिया में पॉज, वहाँ स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, कनाडा और न्यूजीलैंड रेट हाइक कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये किस तरह के हम वर्ल्ड में चल रहे हैं? अनुराग जी, क्या है ये कैसे इसको समझते हैं? कनाडा ने तो प्रीएम्प्ट कुछ, वो तो उन्होंने जल्दबाजी कर ली। और ईयू ने भी सॉरी, किसने नीरज? यूरोपियन यूनियन ने भी। अच्छा, हाँ, यूरोपियन यूनियन भी आई थिंक नीरज बहुत ही स्लो चल रहा है कंपेयर टू उनका इन्फ्लेशन कहाँ है। वो 25-25 की गाड़ी चला रहे हैं। आई नो यूरोपियन यूनियन में उतना स्ट्रेंथ नहीं है नीरज, वो तो बहुत ही प्रिकैरियस बैठे हैं, क्योंकि उनको वो समझते हैं, तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो फाइट कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, बट कहाँ इन्फ्लेशन बैठा है और कहाँ वो 25 की गाड़ी चला रहे हैं। नहीं नीरज, आई थिंक अल्टीमेटली ये पॉइंट अब आ गया है कि कंसेंसस अब ब्रेक होगा, एंड एवरी कंट्री विल हैव टू डिसाइड ऑन इट्स ओन कि उसकी जरूरतें क्या है। मेरा कहने का, मैं देखिए मीर सर से बिल्कुल एग्री करता हूं उस बात में कि वो हमें हमारा वो ट्रेड डेफिसिट ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है। पर वहां पर एक जो पॉलिटिकल लेंस भी आ जाता है ना, कि करेंसी थोड़ा डिप्रिशिएट भी होती है, उससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता है। बट आई थिंक गवर्नमेंट वांट्स टू टाइम इट कि जब आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़े तो उस समय उनके पास रूम ज्यादा रहेगा ये एक्सपेरिमेंटेशन करने का। इस समय शायद एग्जैक्टली नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब था कि एटलीस्ट कॉपी करके एग्जैक्टली रेट्स को कैलिब्रेट ना करे वेस्ट के साथ में। ऑफ कोर्स दे विल हैव टू सी के नियर टर्म में जरूरतें क्या हैं, एंड एनर्जी नीड्स ऑफ कोर्स उसमें बिग टाइम डिक्टेट करेंगी नीरज, हाउ वी आर, बिकॉज वी आर नॉट अल्टीमेटली नीरज। एक चीज हमारे हिंदुस्तान में हमेशा रहेगी, वी आर नॉट एनर्जी इंडिपेंडेंट। अभी वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट बिकम्स आवर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल नीरज, हर पॉलिसी। ओके मीर सर, आपने कहा कि इन्वेस्टिंग का कोई टाइम नहीं होता, और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो बेस्ट टाइम होता है, और बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग डिस्कशन भी करें। आप लोग क्या इस समय स्टडी क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? कहाँ पे नजर बनाए हुए हैं आप? मुझे पूछ रहे हैं? जी मीर सर, आपसे। तो एक तो वेरी क्लियरली, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कि प्रेफरेंस इज फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक सेक्टर्स कंपेयर टू ग्लोबल सेक्टर्स। तो उसमें जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, जैसे कि आईटी है, फार्मा है, वहां पे हम अंडरवेट हैं। और डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं जैसे है बैंकिंग, कंजम्पशन, इवन टू सम एक्सटेंट ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, वहां पे हम पॉजिटिव हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज अगेन डोमेस्टिक थीम, जहां पे हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स के रोल आउट की बात कर रहे हैं। और रेलवेज में गवर्नमेंट की जो कैपेक्स हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अगेन एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की थीम है। तो सब जगह देखें तो डोमेस्टिक सेक्टर्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिव है हम, और उसी तरह से हम पोर्टफोलियो को पोजीशन कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, सम ऑफ द केमिकल एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा, वहां पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके पंकज जी, आपको डिफेंस अच्छा लगता है कि आजकल तो बहुत हॉट है? देखिए, एक ड्रोन की डील भी हुई है $2-3 बिलियन की, अब बातचीत चल रही कि वो जी वाले इंजन भी लिए जाएंगे। अच्छा लगता है आपको क्या है? पॉजिटिव व्यू है हमारा नीरज जी। आई थिंक डिफेंस, एंसिलरी टू डिफेंस एंड रेलवेज, आई थिंक ये भी अगर हम इसको एक
सबसेट बना दें, सब सेक्टर बना दें। मैं स्क्रिप्ट के नाम नहीं लूंगा, बट आई थिंक दिस इज वन सेक्टर विच इज डूइंग एक्सीडिंग लेवल, और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में भी अभी और परफॉर्म कर सकता है। और जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, जैसा मैंने कहा कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी, आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है, मेरे को लगता है कि इन स्पाइट ऑफ स्मॉलिश अपीवल्स अगर कुछ देखने को मिलते हैं, ये सेक्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये दो एक सेक्टर हैं जो हमारे को लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। और जहां तक एक टिप्पणी करना चाहूंगा नीरज जी, जैसे आप अभी एनर्जी की बात कर रहे थे, आई थिंक नॉट टू फॉरगेट, एक जो हमारे को एक हिडन बेनिफिट जो पिछले 1-1.5 साल में या पिछले 2 साल में मिला बिकॉज ऑफ गुड रिलेशंस विद रशिया, जो हमारे को वहां से जो एनर्जी नीड्स हमारी रीजनेबल रेट पे मीट हुई, आई थिंक दैट वाज अनदर एडेड फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी काफी रेजिलियंट रही। और वही एक नेगेटिव फैक्टर था। आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल सम टाइम बैक कि यूरोप फॉर लॉन्ग टाइम हैड बीन राइडिंग ऑन चीप एनर्जी एंड गैस फ्रॉम रशिया, और जो कि अब बंद हो गई है, एंड दैट वाज द जेनेसिस ऑफ देयर प्रॉब्लम। सो तो जो एक यूरोप में और हमारे में जो डिफरेंस है, आई थिंक वो भी एक हिडन डिफरेंस है जिसकी वजह से शायद हम थोड़े ज्यादा रेजिलेंट रहे, एंड कंट्रीज लाइक से मे बी कनाडा एंड यूरोप हैड बीन फेसिंग प्रॉब्लम। ओके अनुराग, आपको कुछ सस्ता लगता है इंडिया में? हाँ, इंडिया में नीरज टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनीज नीरज, देखिए इंडिया में कॉन्ट्रा कॉल है क्या आपकी? नहीं, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इंडिया में स्टॉक सस्ते कभी भी नहीं होंगे। हाँ। 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, या महंगे हैं या बहुत महंगे हैं। हाँ। तो अब बहुत महंगे तो नहीं खरीद सकते हम सिर्फ महंगे वाले खरीद सकते हैं। आई वुड नॉट से ये मल्टीपल्स, मीर सर ने बताया, देखिए प्री पैंडेमिक मल्टीपल्स इनके 15-16 पे चल रहे थे, दे वर स्टेबल, अभी उससे ज्यादा है, बट कंसिडरिंग दी, और देखिए फिर एक परचेजिंग भी आपको एवरेज करनी होती है, तो बट आई थिंक ये कॉन्ट्रा सिग्नल है नीरज, क्योंकि मैं बैंक्स को 4 टाइम बुक पे खरीदूं कई बार, आई डोंट नो, माय माइंड सेज कि यार नहीं, ये कोई सेंस नहीं है, तो देन आई होल्ड इनटू एरियाज जहां पर जो कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है नीरज, एंड देन इफ द टाइमलाइन इज 3 years नीरज, देन इट गिव्स मी 2x 2-3x। इंडिया में उतना मुश्किल है, उतना आना मुश्किल है, बट अगेन वही एक वैल्यू ट्रेड दिखता है नीरज, क्योंकि एक गलती पे मैं अपने आप को नहीं डालता हूं नीरज, वो ये है कि अगर मैं खरीद लेंगे ना, फिर वो आप अपने आप को यू कांट फेस योरसेल्फ ऑन द मिरर दैट दैट वाज स्टूपिड रियली, व्हाट वर यू थिंकिंग, सो वो पॉइंट है, तो द आईटी टेक्नोलॉजी आई एम वेरी, एंड दिस इज वेरी स्टेबल नीरज, इन कंपनीज ने कहीं नहीं जाना है, दे विल बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर, तो इट्स नॉट ऑब्सीन टू बाय इट एट द राइट लेवल्स। तो महंगा और बहुत महंगा के बीच में अनुराग चूज करते हैं कि महंगा ले लो, बहुत महंगा तो नहीं लेना। अनुराग एकदम अमेरिकन हो गए, एकदम अमेरिकन हो गए, हार्डेस्ट बार्गेनिंग करनी है मेरे को एकदम, मतलब है ना, एक वो तो इंडियन स्टाइल है, बार्गेनिंग का तो स्टाइल इंडियन है। नहीं सर, बड़ी डीलों में वो लोग भी बहुत गजब बार्गेन करते हैं, तो आप वहां जाके ना, आपने तो कॉम्बो बना दिया है ना, इंडिया और वहां से इतनी बार्गेन करना है कि एकदम चीप लेना है, जिससे कि एक्चुअली वैल्यू, तो ये एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप राइट प्राइस पे अगर खरीदेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली डाउन साइड कैप हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, और वीकेंड मनाइए सर, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, बहुत सारी सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, देखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर।